हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 3 आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 में जहाँ तक लास्ट लाइन जो पढ़े थे हम लोग, ठीक उसके आगे तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइंस्टीन्स इक्वेशन। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू नो दैट एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट और क्या था, प्लस ओमेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही था ना बेटा। चलिए, एच न्यू इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं आप? हाफ एम वी स्क्वायर। लास्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 3 का लास्ट लाइन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक उसी के आगे। तो एच न्यू इक्वल टू सो मच, एच न्यू इक्वल टू, यदि एच न्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो एच न्यू नॉट के एच क्या है? प्लॉन्क कांस्टेंट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति आप जिसको हिंदी में कहते हैं, प्लस ये क्या है? ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बेटा? वी नॉट इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट, हाँ, आवृत्ति मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। और क्या बोलते हैं इसको? या आप कहते हैं इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके बेटा, चलिए, तो इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन का ग्राफ हम लोग लास्ट में खींचे हुए थे। तो ग्राफ कैसा आया था? आइए चलिए देखा जाए कैसा आया था ग्राफ बेटा। तो हम लोग ई वी नॉट, देखिए अब आप ऐसे कर दीजिए, ई वी नॉट बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू क्या? एच बाहर निकाल लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, ले सकते बेटा। चलिए, अब तो आप दो तरह से ग्राफ को खींच सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसी को खींच दिया जाए तो यह काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा। आप इसके किसी जगह पर आप इसको रखे हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? एच और क्या? एच, हाँ बेटा, ये न्यू माइनस न्यू नॉट, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट ऐसे भी ले सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा आया था? चलिए इतना नोट करिए जल्दी से फास्ट, यहाँ तक सब कुछ हो गया था, ठीक। तो इसका ग्राफ हम लोग खींचे थे, ये था इसका ग्राफ, ये था इसका ग्राफ। कैसे? क्लियर? ये क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक, ये कैसा लग रहा है? जैसे y बराबर एम एक्स माइनस सी। देखिए लग रहा है ना, y बराबर एम एक्स माइनस सी। वाई का पावर 1, x का पावर 1। जब दोनों साइड में होते हैं पावर बराबर तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो क्या बना बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब यह इतना इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट सी के स्थान पर क्या है? एच न्यू नॉट यानी डब्लू, क्या? वर्क, डब्लू नॉट यानी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ओके, अच्छा, ये क्या सा चीज है? ये क्या बेटा? न्यू नॉट क्या है? यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इधर क्या है? न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। यहां से अंदर क्या है? न्यू लेस देन न्यू नॉट। तो दिस इज द, ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस आइंस्टीन्स इक्वेशन। अब और आगे थोड़ा सा और देखा जाए। अब चलो बेटा, इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना। कैसे? अब ई वी नॉट ले लिया जाए। चलिए, ये नोट कर लिए होंगे, पीछे वीडियो का लास्ट पॉइंट यही था। हाँ, अब आइए देखा जाए ई वी नॉट। अब इसको लीजिए, इस लाइन को लीजिए, ई वी नॉट
इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट ले सकते हैं। वी नॉट ले लीजिए तो एच यहाँ पे आया, ई यहाँ पे आया, एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब वाई एक्सिस पर क्या लेना है हम लोग को, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी। वाई पर क्या लेना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब चलिए ये हो गया, नोट कर लिया इसको, जल्दी देखिए, नोट करिए फास्ट, हो गया। चलिए अब आ जाइए, हाँ अब इसका ग्राफ खींचिए। आइंस्टीन के इक्वेशन को आप कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह ग्राफ खींचा कौन था सबसे पहले, आइए मैं बताता हूं, देखिए इधर ये हो गया, ये क्या, वही चीज न्यू नॉट या न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये न्यू लेस देन न्यू नॉट। मीन्स कि जब फ्रीक्वेंसी का मान न्यू नॉट से ज़्यादा होगा इमिशन इलेक्ट्रॉन का तभी होगा। मीन्स कि न्यू का मान न्यू नॉट से जब ज़्यादा होगा इमिशन तभी होगा। क्या लिया है इस पर, ये क्या लिया बेटा, फ्रीक्वेंसी। यहां पर भी क्या है, फ्रीक्वेंसी ना, यह भी क्या लिए हुए, फिर से लिख दें इसको, हाँ फ्रीक्वेंसी। चलिए अब इस पे क्या लिया गया है, वाई पर या स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग, ओके। तो इस ग्राफ को देने वाला साइंटिस्ट था ना, बेटा इस ग्राफ को देने वाला साइंटिस्ट है जब माइनस वी नॉट बेटा, तो इसको देने वाला, हाँ अब ये चीज, यह एंगल कितना था बेटा और ये क्या था ना, दो बातें हैं यहाँ पर। चलिए देखिए इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर, सी एच न्यू नॉट बाई ई, एच न्यू नॉट बाई ई, है ना। चलो तो ये कितना हो गया, एच न्यू नॉट बाई ई, दिस इज द वैल्यू, क्लियर। अच्छा ये कितना हो, ये सब मैं लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना हुआ, h बाई ई, एच अपॉन ई, तो थीटा कितना हुआ, tan इनवर्स h बाई, ओके। तो आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन के इक्वेशन को, Einstein's equation of photoelectric effect can be represented by either this or this. Both are the same things. यहाँ पर लिया है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जब आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे दिया, जब आइंस्टीन, जानते हैं कि आइंस्टीन ने सबसे पहले 1905 ईस्वी में इसको एक्सप्लेन किया। इसके पहले के साइंटिस्ट कई सौ साल तक करते रहे, वेव थियोरी को लेकर के, पीछे हिस्ट्री से बता चुका हूँ। तो कई सौ साल तक इस वेव थियोरी को लेकर के एक्सप्लेन करते रहे, लेकिन ना कर सके। मैक्सवेल प्लैंक की क्वांटम थियोरी ऑफ द लाइट, मैक्सवेल प्लैंक की क्वांटम थियोरी ऑफ द लाइट 1900 ईस्वी सन में आई, यानी उन्होंने उनका अपना पास्टुलेट्स दिया कि लाइट फोटान के फार्म में ट्रेवल करता है, लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, लाइट की एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, लाइट की एनर्जी हमेशा कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। मीन्स कि लाइट की एनर्जी क्या होती है, लाइट फोटान के फार्म में ट्रेवल करता है, लाइट की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, और वह कितनी होती है, बराबर एच न्यू होती है, यह क्वांटाइज्ड होती है। ये सारी चीज़ें अभी लास्ट वीडियो में चूँकि मैं डिस्कस किया हूँ, बहुत गजब का है, पीछे सब आप नंबर 3 वर्ष पढ़ चुके होंगे। तो यह पढ़ रहे हैं आप क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 4, मैं एसटीपी सर और इंडिया का नंबर 1 चैनल P100 फिजिक्स, हाँ नंबर 1 आपको बनाना है ओके, P100 फिजिक्स, ओके बेटा। चलो आ जाओ, तो हम लोग धुनाई करें जरा सा इसकी। तो आइंस्टीन का इक्वेशन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग, फर्स्ट क्लास। अब
ये दूसरी बात बेटा, सवाल यह है कि क्या आइंस्टीन ने इसको खींचा था इस वाले इक्वेशन को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को? नहीं, डिफरेंट मेटल को ले करके इसको आइंस्टीन का इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, तो डिफरेंट मेटल्स को ले करके एक साइंटिस्ट उन्हीं के समय जो ही आइंस्टीन ने अपना थियोरी प्रपोज्ड किया, जो ही अपना व्याख्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ किया, तुरंत ही उसका चेक करने के लिए मिल्टन साहब ने तुरंत ही उनका ये सब ग्राफ वही प्लॉट किया। किसका ग्राफ है? आइंस्टीन की थियरी पर खींचा गया है मिल्टन के द्वारा। तो मिल्टन ये देखना चाहता था कि इनकी थियरी कहीं कैसे फेल करूं, यानी कि कैसे फेल हो सकती है, इसलिए मिल्टन ने इसको चेक किया, लेकिन अंत में कुछ भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट थियरी थी, कहीं फेल होने की कोई चांस नहीं थी। अंत में मान गया, कहा कि नहीं, जो आइंस्टीन ने दिया है वो सही है। ठीक है ना? तो ये तो दिस ग्राफ वाज ड्रॉन बाय आइंस्टीन, मिल्टन्स ग्राफ, इसलिए बेटा इसका नाम है ना मिल्टन्स ग्राफ। और मिल्टन का ग्राफ किसके बेस पर खींचा गया? आइंस्टीन की थियरी पर खींचा गया। आइंस्टीन के इक्वेशन को या कई मेटल के लिए डिफरेंट मेटल के लिए लेकर के खींचता रहा कि कहीं से कुछ गलत मिल जाए, तो कुछ भी गलत नहीं था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या पहली बार विश्व में हो चुकी थी। क्लियर यहाँ तक है सब लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए अब इसके आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से आगे बेटा अब हम बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो अब जो होने जा रहा है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पक्का है बिल्कुल ही, चाहे IIT के हों, चाहे बोर्ड का एग्जाम देना हो, या चाहे आपको नीट देना हो, क्वेश्चन आना पक्का है, आता ही है, हमेशा आया है, फिर आएगा। अच्छा, इसके ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम V0 लिखे हुए हैं वहाँ पर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है बेटा। और जानते ही हो कल अभी सब सिखाया हूँ कि क्या सिखाया हूँ, कल मीन्स कि जस्ट पिछले वीडियो में अभी सिखाया हूँ आपको कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल की ज़रूरत होती है उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कहते हो। मीन्स कि V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट एट विच करंट बिकम्स जीरो। दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मीन्स कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव है जिस पर प्लेट का करंट शून्य हो जाता है। तो जिस पर प्लेट करंट शून्य हो जाती है उसी ऋणात्मक पोटेंशियल को, नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, क्लियर? चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते बेटा। हाँ, चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से सब सिस्टमैटिक पढ़ते जाइए, और कुछ भी ना, ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद, पढ़ने के बाद यहाँ पे 100 फिजिक्स पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सारे 100% थियरी, 100% न्यूमेरिकल, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलना है आपको। ओके, चले आ जाओ और आगे बढ़ते हैं आप लोग, और आगे बढ़ते बेटा। अब है पॉइंट हम लोगों का। चलिए अब हम एक एक नंबर डालते हैं। पूरा जितने भी वेरिएशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन बातों पे डिपेंड करती है, आई इंटेंसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, प्लेट पोटेंशियल के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यह 2 ग्राफ आप देख चुके, अगला नंबर डाल दीजिए। अब चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ, राइट द हेडिंग, वेरिएशन ऑफ प्लेट करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे वेरी करती है। तो देखो बेटा कैसे वेरी करती है। तो नंबर 1, यदि यह माना जाए कि न्यू का मान न्यू नॉट से ज़्यादा है, क्योंकि यदि न्यू नॉट से ज़्यादा नहीं होगा तो इंटेंसिटी, जानते हैं कि इंटेंसिटी चाहे जितना बढ़ा देंगे, कभी भी करंट फ्लो
नहीं करेगी। तो क्या मान लिया हम लोगों ने कि लेट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मीन्स कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी is greater than threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तब क्या हुआ? यदि ऐसा है, माइंड नाउ देयरफॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वेरी फैंटास्टिक, वेरी फैंटास्टिक, इंटेंसिटी, intensity of incident light I, current, photoelectric current, photoelectric current, there will be straight line. Okay, fantastic. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये हुआ कि यदि फ्रीक्वेंसी का मान इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ, अब सवाल ये है, अब इसका एक्सप्लेनेशन, सवाल यह है ऐसा क्यों हुआ, सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। जानते हैं इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है, कहीं लाइट की इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है। तो इंटेंसिटी मीन्स व्हाट? इंटेंसिटी मीन्स पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, और पावर बराबर क्या हुआ बेटा? एनर्जी, एनर्जी अपॉन एरिया, अपॉन एरिया। चूंकि पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम होता है, तो टाइम मीन्स व्हाट? आई इक्वल टू एनर्जी ई अपॉन टाइम टी इंटू एरिया ए। नाउ माइंड, बट यू नो दैट ई इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन टी इंटू ए। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज आई बराबर एन एच न्यू अपॉन 80। अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स, नोट करिए इसको। हो गया? तो आप एच कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है, एरिया पर यूनिट एरिया मान लिया जाए, एरिया कांस्टेंट रखा जाए, टाइम इंटरवल कांस्टेंट रखा जाए, तो देख रहे हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज द नंबर ऑफ द फोटॉन्स। मीन्स कि यहाँ पर जब आप कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या बढ़ गया? इंटेंसिटी बढ़ाने का सेंस हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया। तो आई प्रोपोर्शनल टू एन, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया। और जानते हैं कि वन प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन? वन प्रोसेस, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और एक फोटॉन अपनी टोटल एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है। एक फोटॉन चाहे जितनी ज़्यादा इसके पास एनर्जी हो, लेकिन वह कभी भी उस एनर्जी का शेयरिंग नहीं कर सकता, एनर्जी का कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्वांटाइजेशन लॉ अभी हम लोग लास्ट वीडियो में जस्ट इसके पहले सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, वहाँ पढ़े हैं ना सब कुछ। चलिए आ जाइए। तो आई प्रोपोर्शनल टू एन मीन्स आई प्रोपोर्शनल टू एन मीन्स द इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द फोटॉन्स। ऐसा इसलिए हुआ, करंट इसलिए बढ़ी क्योंकि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या? इट इज सो
ऐसा क्यों है? इट इज सो बिकॉज number of photons increases with increase in I, मीन्स इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। तो दिस वाज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कर्व। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या देख रहे थे हम लोग? वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी, तीव्रता। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता के साथ कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ना, प्रकाश विद्युत धारा कैसे चेंज होती है, उसको हम लोग देख रहे थे। अगला पॉइंट अब हम लेने जा रहे हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ देखने जा रहे हैं हम लोग। जल्दी खींचिए तब तक आप। हाँ, खींचिए। फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिपेंड करती है? हो गया? आइए चलिए, तो नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट नंबर डाल दीजिए। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है? चलिए आइए देखा जाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लिया आई, फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी ले लिया जाए यहां पर। फ्रीक्वेंसी इधर भी जरूरत नहीं है, इधर बाद में देखा जाएगा अभी। हाँ फ्रीक्वेंसी ले लिया जाए आई, और हम यहां पे ले लिए फ्रीक्वेंसी। करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आई का मान कांस्टेंट है। कीपिंग माइंड हियर इंटेंसिटी आई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स इंटेंसिटी is constant. प्लॉट द ग्राफ। जब यहां से न्यू बराबर 0 फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू नॉट, न्यू लेस देन न्यू नॉट, यहां न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो एक फ्रीक्वेंसी आएगी जब करंट बहना शुरू हो जाएगा ना, कुछ करंट मिलेगी। चूंकि आप आई को कांस्टेंट रखे हुए हैं तो जो भी मिलेगा वह चेंज नहीं होगा, बिकॉज यू नो वेल दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी पर कौन डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ना, लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। आ जाइए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमको करंट कुछ मिली, जो मिली वो कांस्टेंट बनी रही। यहाँ से मिलना शुरू हुई, यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ऊपर बढ़ेगा तभी नहीं मिलेगी। और ये करंट 100% सैचुरेटेड होगी। तो यह ग्राफ क्या शो कर रहा है? यह ग्राफ ये शो कर रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई
does not depends on the frequency, यही ना, it only depends on intensity, मीन्स कि लाइट का कौन सा नेचर चेंज किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदलेगी, यह केवल और केवल इंटेंसिटी के साथ वेरी करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? फर्स्ट क्लास क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है? हाँ बोलो बेटा, क्या पढ़ रहा है? फोटॉन, आइंस्टीन्स इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड होगा। तो दिस इज द ग्राफ। फर्स्ट क्लास, चलिए और आगे बढ़ते बेटा, अगला पॉइंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम ले लेते हैं कि प्लेट पोटेंशियल आइए अब देखा जाए प्लेट पोटेंशियल पर कैसे डिपेंड करेगा। सारे ग्राफ, सारी चीज़ें, क्या, क्यों, कैसे, अच्छी तरह से सब तैयार रहे, कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, आ जाओ बेटा। अब वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ प्लेट पोटेंशियल, हेडिंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ प्लेट पोटेंशियल। प्लेट पोटेंशियल सपोज करिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी लेते हैं, आ जाइए। सपोज करिए कि ये एक प्लेट है, ये कोई एक प्लेट है, लाइट हम लोग इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। ओके, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दिस, व्हाट इज हैपन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, हाँ इसके बाद क्या हुआ, यह मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अब क्वेश्चन यह है कि किस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इस फोटॉन की एनर्जी कितनी थी, इस फोटॉन की एनर्जी कितनी थी, इस फोटॉन की कितनी थी, इस फोटॉन की कितनी थी, इस फोटॉन की कितनी थी। तो चूंकि यह पैकेट के रूप में है बंच, तो दिस इज द वन फोटॉन, क्या कहेंगे, वन फोटॉन, एक फोटॉन है यह। ओके, अब उसमें एनर्जी कितनी है, किसी एक की एनर्जी h न्यू होती है। कितने फोटॉन है, n, एनर्जी कितनी हो गई, E बराबर NH न्यू हो गई। अब मान लिया जाए कि एक लाइन को यदि एक फोटॉन समझा जाए, एक लाइन को एक h न्यू समझा जाए, तो 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू 5, दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। देयरफॉर you can count the number of photons n equal to E upon h. Anywhere, let you have to determine the value of the number of the photons. Let you have to determine this value. Then by this equation you can determine the value n equal to E by n h nu, E upon h nu. Now the point is variation of photoelectric current. चलिए
अब सपोज करिए कि यहाँ पर हम लोग एक दूसरी प्लेट लगा दें, दूसरी एक मेटल प्लेट लगा दें, यहाँ पे लगा दिया प्लेट, इसको कलेक्टर भी कहते हैं, इसका नाम कलेक्टर है क्योंकि इकट्ठा कर, कलेक्टर मीन्स इकट्ठा करने वाला, तो ये कलेक्ट करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका नाम कलेक्टर भी कहते हैं बेटा ना। एनसीईआरटी बुक में आपको कलेक्टर नाम दिया गया है, तो ऐसे प्लेट बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम माइंड, जब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन थर्मियोनिक इमिशन भी होता है, यदि हम इसको हीट करें तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ हम लाइट इंसिडेंट करें तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब हम हीट करते हैं यानी कि थर्मल इमिशन बाय द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय हीट बाय थर्मल एनर्जी, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। तो सिंस द energy content in thermionic emission is very very small, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलता है थर्मियोनिक इमिशन में, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। परिणाम क्या होता है? चूंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है तो यह प्लेट पर नहीं पहुँच पाएगा। प्लेट यदि नज़दीक होगा तो पहुंच गया, प्लेट थोड़ा भी दूर हुआ तो नहीं पहुंच पाया, बीच में हैंग कर जाता है। बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ हैंगिंग शुरू हो जाती है। किसमें? थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या यहाँ पे नहीं होता? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं होता? और ये जो होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस चार्ज। नेगेटिव स्पेस चार्ज क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्पेस चार्ज। नेगेटिव स्पेस चार्ज इज द डीमेरिट ऑफ दिस बल्ब, यानी बल्ब हम जो बनाने जा रहे हैं यह एक डीमेरिट होती है बेटा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डीमेरिट, यानी जो हम डायोड बनाने जा रहे हैं उसकी यह डीमेरिट होती है। लेकिन सवाल ये था कि ये थर्मियोनिक इमिशन में ज़्यादा था, तो पहले जब बल्ब बनते थे डायोड, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम बल्ब बोलते थे, बड़े बड़े बल्ब होते थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद अब पीएन डायोड आ गया, ये प्रॉब्लम कम हो गई। ये फोटो सेल हम लोग बनाने जा रहे हैं, प्रॉब्लम कम हो गई। कैसे? ओके, अब आप क्या कहेंगे कि यह नेगेटिव स्पेस चार्ज बनता तो है बट वेरी 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 स्मॉल, जबकि थर्मियोनिक इमिशन में बहुत बड़ी डीमेरिट थी। लेकिन यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह डीमेरिट रिमूव हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर फोटॉन के पास एनर्जी सफिशिएंट होती है। जब इसके पास एनर्जी सफिशिएंट होती है तो इलेक्ट्रॉन को ये इमिट करता है और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देता है। जब यह इलेक्ट्रॉन इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पाता है तो अपने आप ही वह प्लेट पर पहुंच जाता है। इतना सफिशिएंट उसके पास एनर्जी होती है कि वह अपने आप ही क्या हुआ? प्लेट के पास पहुंच गई। तो यहाँ कलेक्शन नहीं होता। ओके, तो क्या बिल्कुल कलेक्शन होता, जीरो होता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नीचे लेयर से इमिट होते हैं, कुछ तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नियर लेयर से इमिट होते हैं और वो हैंग कर जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, यानी नेग्लिजिबल होती है। ओके, अगला पॉइंट। अब तो यहाँ पे बात ये रही कि नेगेटिव स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम तो यहाँ है नहीं, फिर नेगेटिव स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम नहीं थी। तब क्या हुआ? जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिट हुआ तो उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी कि वह पहुँच गया। तब हमको यहाँ पहुँच गया। यदि हम इस प्लेट को एक
छोटी बैटरी लगा दे, LT लो टर्मिनल ना बैटरी लगा दे, ये छोटी सी बैटरी लगा दे और जोड़ दे, इसको प्लस कर दे, कैथोड को माइनस कर दे। देखो बेटा क्या होगा, ये प्लस है ना। अब यदि जो भी पॉसिबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन की हैंग करने की है तो यह पॉजिटिव होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर प्लस टर्मिनल लगाते ही, जो ही हमने प्लस लगाया प्लेट पर, जो 1, 2, 10, 20, 50 लाख 2 लाख ना इलेक्ट्रॉन्स रुकने वाले थे भी, वे भी नहीं रुके। इस प्लस के वजह से क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ तो जानते हैं करंट उल्टे दिशा में बहती है, करंट बहना शुरू हो गए। तो करंट बहना, इसमें करंट बहना शुरू हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट I, एंड दिस करंट इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दिस करंट इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो पार्ट था इतना, यह जो इतना पार्ट था, इसको हमने ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया। एक खूबसूरत अच्छा सा ग्लास चैम्बर लगाया, बंद कर दिया इस ग्लास चैम्बर में। ये ग्लास चैम्बर है, इस ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया। ओके, ग्लास ट्यूब या चैम्बर, ग्लास ट्यूब, या इसी को कहते हैं थर्मियन, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इसी को कहते हैं फोटोसेल, फोटोसेल। ओके, क्लियर हो गए। चलिए, इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिया गया। हाँ, अब सवाल ये है कि यदि अब ओके, दिस इज योर हेडिंग, वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ प्लेट पोटेंशियल। कीप इन माइंड, प्लेट पोटेंशियल को नाम देंगे VP, प्लेट पोटेंशियल। फोटोइलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया I। नाउ यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ एंड व्हाट विल हैपन हियर। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या हुआ बेटा, सबसे पहला पॉइंट, चलिए अब मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूँ, यहाँ उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, खूब अच्छी तरह से समझिए। चलिए इसको हटा दिया जाए, अब तो समझ चुके हैं सब क्या है। चलो बेटा आ जाइए, ये हम लोग का करंट y एक्सिस पे ले लिया, और ये ले लिया प्लेट पोटेंशियल, प्लेट पोटेंशियल क्या, VP, प्लेट पोटेंशियल ले लिया। यहां पर क्या लिया, करंट I, प्लेट करंट, प्लेट करंट I। ओके, चले अच्छी तरह समझना बेटा। अब इधर है प्लस पोटेंशियल, इधर यदि जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस VP हो जाएगा ना। ओके, चले सपोज किया जाए कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। क्या, फ्रीक्वेंसी जो लाइट हम यूज कर रहे हैं, न्यू का मान न्यू नॉट से ज़्यादा है। हुआ क्या, तो न्यू नॉट से ज़्यादा है तो करंट तो बहेगी ही। हाँ, तुरंत, क्या तुरंत जीरो पर भी, जब VP जीरो था, यहाँ देखिए VP जीरो है ना, यहाँ भी पोटेंशियल दिया ना, क्या करंट मिलेगी नहीं, मिलेगी कि नहीं, मिलेगी, पक्का मिलेगी। कैसे, VP प्लेट पर कोई पोटेंशियल नहीं है तो क्या नहीं मिलेगी, अरे मिलेगी भाई। कैसे, अरे सीधा सा साफ दिख रहा है, मिलेगी। कैसे, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कि जो अपने आप पहुँच जा रहे थे। हाँ, 100% यहाँ निकल रही है, पहुँच जा रहे थे, तो करंट तो मिल रही है। सपोज करिए कि इतना मिला, कुछ भी ले लिया जाए, मान सपोज कि इतना मिला, मीन्स अब क्या हुआ, हाँ पोटेंशियल बढ़ाना है ना, बढ़ाइए, पोटेंशियल बढ़ाइए यार, या तो करंट पा गए, पोटेंशियल बढ़ाइए, बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए। तो अब ये कौन सी करंट ऐसे क्यों हो रही है, स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। सपोज करें कि इंटेंसिटी इज I, लाइट की इंटेंसिटी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड इंटेंसिटी इज I। हाँ बेटा, इधर लिख दिया जाए, न्यू का मान न्यू नॉट से ज़्यादा। हो गया, अब आ जाओ,
अब क्या करिए, फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रहने दीजिए, न्यू का मान हम लोग बढ़ा दिए, न्यू का मान ज़्यादा लिए हैं, कितना लिए हैं इट डज नॉट मैटर, ज़्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लिए हुए हो। चलो इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, तो 2i कर दिया, थोड़ा और बढ़ा दो तो 4i कर दिया, यानी इंटेंसिटी बिकम्स i 2i 4i। तो क्या हो रहा है, यहां पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, देखो यहां पे देख रहे हैं, जब जीरो वीपी का मान जब जीरो था, यहां वीपी बराबर जीरो, तो जब जीरो था तभी करंट मिल रही थी, और वीपी वोल्टेज को बढ़ाया हूं जब थोड़ा सा, बस देखिए बहुत ही थोड़ा सा बढ़ा, यहां तब मान सकते हैं आप, यह देखिए यही इतना रेड पोर्शन है ना, देखिए ये इतना, बस यही थोड़ा सा बस इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैंगिंग पोर्शन है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज मच 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 लेस, मीन्स जो हैंगिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन से दैट इज द मच मच लेस, यानी कि यहाँ पर हैंगिंग है ही नहीं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ हैंग कर ही नहीं रहा है तो प्लेट पोटेंशियल किसको खींचेगा, जो कोई है ही नहीं तो खींचेगा किसको। इसीलिए बहुत थोड़ा सा चेंज होता है ना, बहुत ही थोड़ा सा चेंज होता है, और उसके बाद करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि आई के मान को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, आप वीपी को बढ़ा रहे हैं, प्लेट पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ पर, हैंग किया रहेगा तब ना खींचेगा उसको। ओके फैंटास्टिक, आ जाइए। अब जब इंटेंसिटी को बढ़ा दिए, ट्वाइस कर दिए, तो जानते ही कि यह वाली जो वैल्यू मिली थी, अब ज़्यादा फोटॉन, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, फोटॉन की संख्या बढ़ गई, जब फोटॉन की संख्या बढ़ गई तो निकल वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ गई, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो करंट का मान तो बढ़ ही जाना है, करंट का मान बढ़ गया, करंट बढ़ गई। ओके, फिर बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी के मान को कांस्टेंट रखा, यानी कि न्यू ज़्यादा लिया और न्यू के मान को क्या रखा, कांस्टेंट, तो देखिए फिर बढ़ गई। ओके, और वही चीज़, वही सिचुएशन, हल्का सा चेंज, बहुत हल्का सा टेबल। अब ये देखो बेटा, अब ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन आई ना, यहाँ से देख रहे ना, ये लाइन यहाँ जाकर के हॉरिजॉन्टल हो गई, इसको कहते हैं सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। दिस इज द सैचुरेटेड करंट, दिस इज सैचुरेटेड करंट, दिस इज सैचुरेटेड करंट। अब फैंटास्टिक, दिस वाज द ग्राफ। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब चलिए हम लोग अब बैक चलते हैं, जरा नेगेटिव पोर्शन में क्या हो रहा है इधर चला जाए। नेगेटिव में जब आप जाएंगे तो आपको यह प्लेट का पोटेंशियल माइनस करना होगा ना, क्या करना होगा, माइनस करना ना। चलिए टर्मिनल बदल दीजिए, तो माइनस करिए, तो इसको करिए, माइनस किया, चलिए बेटा माइनस, ये बस बैटरी रिवर्स कर दो, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, चलिए अब जोड़ दीजिए। हाँ अब देखिए क्या हो रहा है, अब जो है ये नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव होते ही क्या होगा, अब यह प्लेट इलेक्ट्रॉन को आने का अपोज कर रहा होगा, कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, नेगेटिव टर्मिनल लगाते ही इलेक्ट्रॉन की जो करंट बह रही है, जो ही नेगेटिव लगाया प्लेट पर पोटेंशियल, ओके, तो करंट घटने लगी। यहाँ पर करंट एक वैल्यू ऐसी आई कि जिस पर आई का मान जीरो हो गया, तो जिस पर आई जीरो हुआ उसी पोटेंशियल को क्या कहते हो, उसी को कहते हैं वी नॉट, यानी क्या, स्टॉपिंग, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आइए इधर देखिए, इस जो उसी को यहां दिखाना है हम लोगों को, फैंटास्टिक, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ओके,
हाँ, अच्छी तरह से आप भी बना लीजिए, फर्स्ट क्लास। तो देख रहे हैं, और ये पोटेंशियल, हाँ, फ्रीक्वेंसी न्यू इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कांस्टेंट, सो वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। तो ये देखिए क्या है, नेगेटिव वी नॉट, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि ऐसा पोटेंशियल जिस पर प्लेट करंट क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। एक ही मेटल है, हम लोगों ने इंटेंसिटी को बढ़ाया, स्टॉपिंग, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट दिस पोटेंशियल प्लेट करंट बिकम्स जीरो। क्लियर हो गया? हो गया? तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स इक्वेशन ना, देख रहे हैं आप। चलिए, अब यहाँ पर फिर वही बातें, उसका एक्सप्लेनेशन, जब आई का मान आप दो गुना किए होंगे तो फोटॉन की संख्या 2 गुना हो गई होगी। मान लें कि इसी सरफेस पर 1 करोड़ फोटॉन एक पर सेकंड टकरा रहे हैं, जो ही आप आई गुना किए होंगे तो अब 1 करोड़ बजाय 2 करोड़ टकरा रहे होंगे। 4 गुना किए होंगे तो अब 4 करोड़ टकराने लगे होंगे फोटॉन उतने ही एरिया में, उतने ही समय में। यस, जब ज़्यादा फोटॉन इंसिडेंट होंगे तो 1 and 1 प्रोसेस, 1 and all प्रोसेस, 1 and 1 प्रोसेस, 1 and 1 प्रोसेस, 1 and all प्रोसेस, 1 and 1 प्रोसेस, 1 and all प्रोसेस। परिणाम क्या होगा? फोटॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ ही जानी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ी, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो करंट अपने आप बढ़ गई, करंट बढ़ गई। चूंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी कांस्टेंट है। फैंटास्टिक, ओके। चलिए, हो गया, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, तो अगला पॉइंट पे चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब यही ग्राफ यहाँ पर हम लोग आई को चेंज कर रहे थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग आई को चेंज कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट माने थे, अब हम चेंज बदल देते हैं, अब आई को कांस्टेंट कर करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। अब आई को कांस्टेंट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को बदला जाए, देखा जाए तब क्या होगा। और यही ग्राफ आई और वीपी के बीच। ओके, चलिए, अब तो क्या हो गया हम लोग का हेडिंग, वेरिएशन ऑफ, राइट द हेडिंग, वेरिएशन ऑफ प्लेट करंट with plate potential, okay, keeping plate potential with plate potential, keeping what, I intensity constant and frequency variable। चलिए, आइए अब देखा जाए, अच्छी तरह से नोट करिए हेडिंग। पहले हम लोग शॉर्ट में लिख दें वेरिएशन ऑफ आई, तो कर्व, यानी हम लोग क्या खींचे जा रहे हैं, हम लोग खींच जा रहे हैं कर्व ना, किसके बीच, आई एंड वीपी के बीच। क्या करना है, आई को कांस्टेंट कर देना है, और क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का मान न्यू से ज़्यादा रहे, और क्या करना है, न्यू को वेरिएबल कर देना है।
चलिए ये इतनी चीज़ें ले लीजिए, फटाफट लीजिए और आ जाइए, ग्राफ खींच दीजिए। बस वही ग्राफ फिर से एक बार, ये वीपी प्लेट पोटेंशियल आ जाइए, यहाँ पर आई हो गया। चलिए स्ट्रेट लाइन कीजिए, सीधा लाइन। ओके बेटा, ठीक, चलिए ओके, चलो बेटा। हाँ अब आ जाइए। तो आई क्या बेटा? प्लेट करंट हो गया। इधर माइनस वीपी, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इधर आएंगे तब यहां से इधर। चलिए सपोज करें कि फ्रीक्वेंसी ν1 है, दिस इज आई और एक फ्रीक्वेंसी क्या है ना, ν1। अब फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? जब फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो अब यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहा? V01 है। जब आप अब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जानी है। हाँ बिल्कुल, डूब के पढ़िए। क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी में से कोई एक ग्राफ रहेगा, इसी में से कोई एक न्यूमेरिकल रहेगा। यदि थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, है ना? तो बिल्कुल सावधानी अच्छी तरह से बनी रहे। क्या हो रहा, क्या, क्यों, कैसे, आ जाइए। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। ओके फैंटास्टिक। हाँ थोड़ा शेप जैसे ये है वही उसी शेप में रहेगा सर। हो गया, आ जाओ बेटा। फिर थोड़ा और बढ़ा दीजिए, फिर थोड़ा बढ़ाइए। हाँ फैंटास्टिक, क्लियर। तो अब देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ? V02 नेगेटिव पोटेंशियल तो जानते ही हैं, नेगेटिव है इधर। ये क्या है? V03। V1 क्या बेटा? ए ν1 फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी। ए ν2, ए ν3 क्या हो रहा है? ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1 एंड आई क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? इंटेंसिटी, that is constant. This is the fantastic graph. This is the photoelectric current. Means कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसको रोकने के लिए, अब उसको रोकने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा किस पर? उसी प्लेट पर जो भी हम लोग डायग्राम बनाए थे, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छी तरह से नोट करिए। हाँ बेटा, फर्स्ट क्लास का नोट करिए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। तो ये था हम लोग का। हाँ बेटा, और तो कुछ आपका है नहीं बेटा, सब कुछ हो गया। NCERT की बुक आपकी हमारे सामने है, तो मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। हाँ बेटा, सब कुछ हो गया। अब हम लोग
चलिए अब बाकी यहाँ से हम लोग का न्यूमेरिकल शुरू होता है। अब सारे पॉइंट जो हम लोग के हैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट जो भी था सारे ग्राफ हमने बता दिया, सारे ग्राफ हो चुके। बस ये देखिए यही इतना आपका सिलेबस था। IIT NCERT बुक्स मेरे सामने सब कुछ है ना, तो हाँ देख लिया सब कुछ है कि नहीं। अब यहाँ सारे ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। क्लियर, पक्का? तो सब का तैयार हो गया यहाँ तक। बस इतना ही, यही आपका पूरा सिलेबस है बेटा। इसी में यही इतने ग्राफ, इतनी बातें, इतनी चीज़ें, सब कुछ समझना था। क्लियर, आ जाइए, हो गया, बन गया, हटा दें इसको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए, आ जाइए चलते हैं न्यूमेरिकल पर फटाफट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था यह, और मैक्सिमम इसमें हमेशा ग्राफ आता है। तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, सारे एक्सपेरिमेंट ना, सारे एक्सपेरिमेंट जितना भी है सब कुछ अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब सपोज करिए कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ बेटा, आ जाइए। नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट only shows by क्या? नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 हाँ, तो नंबर 1 सॉलिड है, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस, नंबर 3 गैसेस। अब ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 1 2 only, ऑप्शन सी 1 2 3 all, सी डी ऑप्शन 1 and 2 only। ओके, जो आपको अच्छा लगे मार दीजिए निशान। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, when light incident on the retina, then focusing of eye lens and absorption of light such that, okay, number 1 wave nature, light particle nature। वेव नेचर कॉमा पार्टिकल नेचर, दूसरा उल्टा कर दीजिए, पार्टिकल नेचर वेव नेचर, वेव नेचर पार्टिकल नेचर। नंबर 3 पे आ जाइए, पार्टिकल नेचर, और नंबर 4 पे आ जाइए, वेव नेचर मार दीजिए जो अच्छा लगे। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर
अभी अब जब थ्योरी पढ़ाए हैं तो इसमें तो ये सब नहीं बताया, तो जो बता देंगे वो पूछेंगे नहीं जो बता देंगे वो क्यों पूछेंगे? पूछेंगे तो वही ना जो आप कॉमन सेंस यूज करें, दिमाग से सोचें कि क्या हो सकता है। ओके, तो हम तो आपको तैयार कर रहे हैं किसके लिए? आईआईटी के लिए, नीट के लिए, इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, ट्राई टू डू। हाँ, मार दीजिए, जो अच्छा लगे मारिए फटाफट। हो गया? हो गया भाई सबका? आ जाइए आंसर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली शोज बाय सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओनली सॉलिड में केवल होता है। अच्छा, 1 और 2 सॉलिड और लिक्विड में होता है, 1 2 3 यानी तीनों में होता है। तो बेटा तीनों में होता है। हाँ, तीनों में होता है, फर्स्ट लास्ट तीनों में होता है। लिक्विड पर भी जब लाइट इंसिडेंट करती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन वहाँ पर भी होता है। तो आप कहेंगे कि सर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ वहाँ होते होंगे? बिल्कुल होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं। वहाँ पर भी जस्ट जैसे मेटल होता है ऐसे ही वहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने की चांसेस बिल्कुल ही होती हैं। ये नहीं होता है कि नहीं होता है। ठीक वैसे ही गैसेस, हाँ बिल्कुल, जब लाइट इंसिडेंट करती है तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, हाँ अंतर यही है बेटा कि अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी पार करके इमिट हो जाता है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? लाइट पड़ने पर, लाइट जहाँ पड़े तो लाइट पड़े, लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों में होता है। इसका मतलब कि कॉमन सेंस था, मानना था निशान हमको कि हाँ तीनों चीज़ों में पाया जाता है। हाँ, अंतर ये रहा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ भी होगा, लेकिन उतनी अमाउंट में हम जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द रेटिना देन फोकसिंग। अब देखिए यहाँ पर लाइट की फोकसिंग, यानी रेटिना जानते हैं कि आई मेरी क्या करती है? फोकसिंग, कन्वेक्स लेंस का काम करती है आई। तो फोकसिंग ऑफ द आई लेंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। एब्जॉर्प्शन तो दो काम हो रहे हैं वहाँ पर दो काम हो रहे हैं। जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है अंदर रेटिना पर, और लाइट जब इंटर कर रहा है तो उसका जो हमारी आई की लेंस है वह अपने फोकस को एडजस्ट करती है ना, जिसको बोलते हैं आप एकोमोडेशन पावर। फोकसिंग को ही तो बोलते हैं ना, आपको फोकसिंग की प्रक्रिया को ही तो बोलते हैं ना, एकोमोडेशन ऑफ द आई। और वही जब एकोमोडेट नहीं कर पाती, यानी कि जब आप संयोजित नहीं कर पाती, तब कहते हैं कि डिजीज है। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, पूरा ज़बरदस्त बहुत गजब का ये सब अभी ऑप्टिक्स आने वाला बेटा, अभी आया नहीं है ना। तो P100 फिजिक्स जम के यहाँ पर करना है, एक एक चैप्टर का बिल्कुल एक चैप्टर की हम लोग धुनाई करेंगे। ओके, और आपको इंडिया का टॉप स्टूडेंट बनाऊंगा। ओके कमान। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसी से आप क्लियर हो गया होगा, पढ़ रहे होंगे तो पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द P100 फिजिक्स एंड अदर्स ऑफ द इंडिया। ओके, तो हम लोग का काम है कि इसको ज़बरदस्त मेहनत करके टॉप रैंक दें और यहाँ पर P100 फिजिक्स इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाएं। ओके कमान। तो फिलहाल यहाँ पर है बेटा क्या कि रेटिना पर की फोकसिंग ऑफ द लेंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, तो बोथ फॉलो द, यानी यह एक ऐसा प्रोसेस हमको दिखाई पड़ रहा है, या एक ऐसा प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है कि जहाँ पर हमको सोचना है कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जब कभी वेव नेचर होगा तो पार्टिकल नेचर नहीं होगा, कभी पार्टिकल नेचर होगा तो वेव नेचर नहीं होगा, ताकि दोनों सिमल्टेनियसली हो सकते हैं? क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स।
हाँ बेटा, इसे कहते हैं धुनाई ऑफ द फिजिक्स। हाँ, है कि नहीं? हाँ, ना भूतो ना भविष्यत। ठीक, ऐसी पढ़ाई करिए, ऐसा चैनल बने, ऐसी पढ़ाई हो कि ना कहीं सुने हो ना कहीं देखे हो ना, बस याद रहे कि हाँ कभी फिजिक्स पढ़े थे। तो फिलहाल बेटा कम ऑन द पॉइंट। तो फोकसिंग ऑफ द आई लेंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, तो बोथ आर द टू थिंग्स। सीधा सा सवाल है कि जब आप लेंस पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, क्लासरूम स्टूडेंट हैं बेटा, जो क्लासरूम स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे अच्छी तरह से सुन रहे होंगे मेरी ये बात। जो बच्चे बाहर के हैं, जो हमसे क्लास में नहीं पढ़ते, क्लास में नहीं हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, P100 फिजिक्स क्लास में नहीं पढ़ते ऑफलाइन, तो उन बच्चों की बात दूसरी है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हो बेटा, ओके, तो वे लोग ध्यान दो। ऑप्टिक्स पढ़े हुए हो क्लास में, तो ये बताइए जब ऑप्टिक्स पढ़े हुए क्लास में, या कोई भी बाहरी बच्चा जो हमसे क्लास में नहीं पढ़ा बेटा, तो वह ज़रूर थोड़ा बहुत आइडिया होगी, इंटर में किताब में कुछ ज़रूर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत ना। क्या क्या देख रहे थे जब हम लोग लेंस को रख दे रहे थे, वस्तु को आगे पीछे बना रहे थे, जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे कि वस्तु को इन्फिनिटी पर रखे हैं, वस्तु को इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है। तो अब वस्तु को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज जहाँ बन रही थी, कह रहे थे कि वो फोकल पॉइंट है, और लेंस के सेंटर से और वह जो पॉइंट था वहाँ तक डिस्टेंस को कहते थे कि फोकल लेंथ है, कहते थे ना। फिर आपने क्या किया था, वस्तु को 2f पर रखा था, तो वस्तु को 2f पर रखा था तो उसका इमेज कहाँ बना था, 2f पर बना था। याद आ रहा है सब कुछ? तो क्या वहाँ पर फोटॉन की जरूरत पड़ी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पड़ी थी? ये बार एच लगाए थे क्या? नहीं, क्या लगाए थे? सिंपल सा लेंस फार्मूला लगाए थे। कौन सा? F1/F = 1/V - 1/U, 1/F = 1/V - 1/U, दिस इज द लेंस फार्मूला। केवल फार्मूला लगाए थे। कन्वेक्स लेंस की बात हो रहा है, जस्ट वर्क्स लाइक कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो फोटॉन लिया था? नहीं। आइंस्टीन का इक्वेशन लिया था? नहीं। क्या ड्यूअल नेचर लिया था? सोचना पड़ेगा। कौन सा नेचर लिए थे? वेव लेंथ लिए थे, वेव लिए थे ना। और क्या कह रहे थे कि लाइट पड़ती है तो लाइट को क्या करती है, उसको बेंड करती है ना, बेंड करती है। जो कन्वेक्स लेंस होता है मानते हैं कि वो प्रिज्म के जैसा बना हुआ, प्रिज्म की टेंडेंसी होती है कि अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने वाले लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ता है। तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो उसका मानते हैं कि बहुत सारे प्रिज्म सेमी के बना हुआ है, जिनका बेस सेंटर की तरफ है और जिनका वर्टेक्स आउटर साइड में है। यही पढ़े हो ना बेटा? तो वहाँ पर क्या फोटॉन की जरूरत पड़ी थी कहीं? नेवर। मिस यह हुआ कि जो फोकसिंग प्रोसेस है रेटिना की, दैट इज ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द लाइट। वेव नेचर ऑफ द लाइट। ओके, अभी तो और देखना है ना। अब रही बात absorption of the light. Now mind, very fantastic question. Absorption of the light. तो absorption, अब ये बताओ कि जो लाइट पड़ी थी तुरंत आपको दिखाई दिया था कि थोड़ी देर बाद देखना शुरू करते थे? लाइट का आभास आपको तुरंत होता है कि कुछ समय लगता है, तब पता चलता है कि लाइट है? तुरंत होता है। और तुरंत मीन्स कि लाइट जो इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन त्यों निकलते हैं ना, वही वाली लाइन कि देयर इज नो टाइम लैग। तो देयर इज नो टाइम लैग, इट कैन बी ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय द देयर इज नो टाइम लैग, दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फोटॉन थियरी, ओके। एंड देयरफॉर दिस इज नेचर, मीन्स कि दिस इज रीजन दैट व्हाई लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो यही एक आँख से देखने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ द सीइंग बाय द आई। तो आँख से देखने की प्रक्रिया ही एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। यानी कि यदि वेव नेचर से काम बन सका तो वेव हो जाना है, और ये लाइट हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है, क्लियर। और यदि वेव से काम चल सकना है, वेव नेचर से, तो वेव नेचर बन गया। और यदि उसका काम चलना है किससे? पार्टिकल नेचर से, तो पार्टिकल बन गया।
क्लियर? तो देयरफॉर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज फोकसिंग पहले नंबर पर है, तो वेव नेचर एंड एब्जॉर्प्शन पार्टिकल नेचर, तो दिस इज देयरफॉर द आंसर इज फर्स्ट। मारिए दनादन निशान। पूरा उम्मीद है मुझे कि आपका दोनों क्वेश्चन सही हुआ होगा। हो गया? हो गया? चलिए आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, अगला पॉइंट। अब सपोज करिए, आइए अब अगला पॉइंट, एक पॉइंट और ले लिया जाए बेटा। सपोज करिए कि कहीं पर आपकी आई पर, हाँ, अब ये वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन। लाइट emitted by 20 watt bulb, light emitted by 20 watt bulb, na, and entering in eye, let radius of pupil is 1 centimeter, then what is number of photon entering in eye पर सेकेंड। ओके, मारिए दनादन निशान, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर निकालिए। क्या बेटा? 20 वाट का एक बल्ब है और ये आपकी आई है, हाँ, एक खूबसूरत आई है। क्लियर? लाइट जिसमें इंटर करता है प्यूपिल, इसकी रेडियस बोला है कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बेटा। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि पर सेकेंड कितना फोटोन इंटर कर रहा होगा आपकी आई में। आंसर बानी बस 1 मिनट। द स्टैंडर्ड टाइम टू सॉल्विंग द क्वेश्चन इज ओनली 1 मिनट। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। वन मिनट इज द स्टैंडर्ड टाइम। चलिए, सॉल्व कर चुके होंगे, वीडियो रोक करके सॉल्व करिए यहीं पर। हाँ, हमको अब 1 मिनट हम इंतजार करें, वही वीडियो रोक दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके तब आगे सोल्यूशन देखिएगा। ठीक, स्टॉप कर दिया वीडियो, स्टॉप। ओके, चलिए आ जाइए अब सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन, यू नो वेल दैट P इक्वल टू NH न्यू। हाँ, ये बात तो भाई अब ये फिर से सॉल्व करना भाई, एक चीज़ तो तुम छूट ही गया तुम्हारा। फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर है बेटा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, न्यू बराबर है 6 × 10⁻40 हर्ट्ज। हाँ, अब सॉल्व करिए, फ्रीक्वेंसी छूट गया था। हाँ, फिर से सॉल्व करिए। हो गया? आइए अब हम कर रहे हैं, देखो बेटा। P बराबर NH न्यू, N इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, N इक्वल टू नंबर ऑफ द फोटॉन्स। क्लियर? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हाँ, कितना फोटॉन कुल निकल रहे हैं। चलिए, N बराबर P/H न्यू। P बराबर क्या होता है? P बराबर, हाँ, N P तो दिया ही है, 20/H 6.6 × 10⁻34 इंटू, और क्या, न्यू वहाँ पे 6 × 10⁻14। ओके,
तो कितने फोटॉन इस देखिए 20 वाट का बल्ब है, 20 वाट के बल्ब से कितना फोटॉन निकल रहा, निकाल दीजिए। पहले उनकी संख्या निकालिए, n बराबर पूरी संख्या उनकी निकालिए, हाँ पूरी उनकी संख्या निकाल दीजिए। तो पूरी संख्या इनकी n का मान कितना होगा, तो n बराबर हुआ 20 अपॉन क्या 6 3 39 इंटू इंटू कितना 14, तो 10 पावर माइनस 20, तो यहाँ ऊपर आ गया 10 पावर 20। ओके, यानी देखो बेटा 20 वाट का बल्ब ना 20 वाट का बल्ब कितना फोटॉन कुल इमिट कर रहा होगा, तो इतना फोटॉन कुल इमिट कर रहा होगा टोटल, है ना, हाँ टोटल इतना इमिट कर रहा होगा। अच्छा अब जा देखिए, अब कह रहा कि इतने सेंटीमीटर के रेडियस में कितना फोटॉन इंटर कर रहा होगा। तो यदि यहाँ पर सपोज किया जाए कि 20 वाट के द्वारा निकला हुआ टोटल फोटॉन, अब ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, तो टोटल फोटॉन यदि आई में इंटर कर रहा हो, टोटल इंसिडेंट कर रहा हो, तो इंटर कितना कर रहा होगा, हुआ ना क्वेश्चन। हम मानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साफ दिया हुआ है यही कि 20 वाट का बल्ब है, अब पूरी रोशनी उसके आई पर पड़ रही है, तब क्या करेंगे आप, चलिए सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया बेटा 14, इसमें से माइनस किया, ये हो गया कितना आपका 34 में से 40 निकाल दिए, हो गया 20 आपका ऊपर चला गया। अब 39.6 अप्रॉक्स मान लिया जाए लगभग ना, इतनी बड़ी संख्या है तो हम लगभग मान लेते बेटा कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पे मैं क्या मान लूँ लगभग 40 मान लेता हूँ ना, अप्रॉक्स ले लूँ तो 20/40 ले लेता हूँ, 20/40 ले लेता हूँ, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेता हूँ ना, तो 20/40 ले लिया और गुणे 10 पर कितना 20 फोटॉन्स हो गया, 20 फोटॉन्स हो गए। अब इसको कट करिए, 2/4 यानी कि 1/2 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 मीन्स 5, तो 5 इंटू 10 पावर 19 फोटॉन्स, ये इतना टोटल इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि टोटल यदि फोटॉन यदि आई पर इंसिडेंट करे तो इतने फोटॉन इंसिडेंट कर रहे हैं टोटल ना। अच्छा अब सवाल ये है कि इतनी एरिया में, तो चूंकि आप यहाँ पर कहते हैं इतना टोटल फोटॉन है बेटा, है ना। अच्छा अब यह कितनी एरिया में है, कितनी एरिया में है, एरिया क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एरिया क्वेश्चन में तो बेटा दिया नहीं है क्योंकि लाइट इमिटेड बाय 20 वाट बल्ब एंड इंटरिंग इन आई, एंड इंटरिंग आई यानी टोटल का टोटल बेटा हाँ दिया हुआ है, टोटल का टोटल इंटर करता है, टोटल का टोटल इंटर करता है। तो यदि टोटल का टोटल इंटर करता है, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो आई है ना, आई है, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से दे, देखिए लाइट इमिटेड बाय 20 वाट बल्ब एंड इंटरिंग इन आई, यानी कि पूरा का पूरा इंटर करता है। लेट रेडियस ऑफ द प्यूपिल इज 1 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ना इंटरिंग इन आई पर सेकेंड। ओके तो बेटा यहाँ तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूज हमको नहीं करना है ना, क्योंकि पूरा बोला है इंटर करना रहा है, तब इंटर करता तो यही आंसर हो गया। तो हम लोग का आंसर हो गया 5 इंटू 10 पावर 19 क्या फोटॉन्स क्या पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड। और यदि एरिया से डिवाइड कर दूं तो ना, यदि इस एरिया से डिवाइड कर दूं तो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द आई हो जाएगा, पर सेकेंड पर। तो ये हम आंसर दे रहे हैं जो पूछा गया है पर सेकेंड का केवल। ओके अब इसके बाद हम लोग आगे, अब यहाँ पर है न्यूमेरिकल्स, और जानते हैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।
आइंस्टीन के क्वेश्चन मतलब इक्वेशन पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, इंसिडेंट कर रही है, दो मेटल ए और बी पर इंसिडेंट कराई जाती है, किससे इमिशन होगा किससे इमिशन नहीं होगा। अब ऑप्शन दे देगा कि ए से होगा, फिर देगा बी से होगा, फिर देगा ए बी दोनों से होगा, फिर कहेगा कि दोनों से नहीं होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चंस, है ना। जो आईआईटी में आए हुए पिछले क्वेश्चंस हैं, जो नीट में आए हुए पिछले क्वेश्चंस हैं, यानी कि आज का इस एपिसोड के ही रोक दूं और अब न्यूमेरिकल एपिसोड यहाँ से शुरू होगा। तो ये कौन सा एपिसोड था हम लोग का, फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट 4, और अब हम लोग ले जा रहे हैं जस्ट आफ्टर द ब्रेक फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट 5 न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट 5 में। तब तक अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए थ्योरी, ताकि न्यूमेरिकल मैं ऐसे ही दूंगा और आपको सॉल्व करने का समय दूंगा, तो आप तुरंत ही क्वेश्चन पाइए और सॉल्व करिए। क्लियर। तो मैं क्वेश्चन का कलेक्शन भी कर लूँगा, अच्छा जो भी आईआईटी में आए हुए हैं, जो भी आपके आईआईटी में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन का कलेक्शन कर लूँगा। और 5 जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग केवल न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।